प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे रक्षा में स्ट्रेटजिक अध्ययन BA सेकेंड ईयर, प्रथम प्रश्न पत्र, आज़ादी के बाद भारतीय युद्ध कला। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज का भाग। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत चीन युद्ध 1962 का शेष भाग। ठीक है, शेष भाग द्वितीय। ठीक है बच्चों, चलिए हमको कहाँ पे पढ़ना है, हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 1962 में से प्राप्त सैनिक एवं राजनैतिक शिक्षाएं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। भारत चीन युद्ध 1962 से भारत को क्या राजनैतिक शिक्षा मिली। चलिए, पहला नंबर ये है बच्चों कि भारत को चीन ने यथार्थ का परिचय कराया। यथार्थ का परिचय मतलब होता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थायी मित्र होता है, ना कोई अस्थायी शत्रु होता है, राष्ट्रहित ही प्रधान होता है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक जो भारत आंख बंद करके हिंदी चीनी भाई भाई के भुलावे में पड़ा था, उसको जो है तोड़ते हुए चीन ने भारत को यथार्थ का ज्ञान दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग भारत को एहसास हो गया कि शांति के साथ साथ सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, अर्थात शांति का पुजारी बनने के साथ में ये बात दूसरी है कि शांति और सहयोग ये भावना भारत के सामान्य गुण हैं, लेकिन फिर भी इस बात का एहसास भारत को हुआ कि शांति के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। ठीक है, शांति का पुजारी बने रहना ये दूसरी बात है, लेकिन आप शांति तब तक आप जो है, अर्थात कहने का मतलब आप भले ही शांति का पुजारी बने रहें, लेकिन दूसरा जब आपको शांत रहने देगा तब आप बने रहेंगे ना। जब दूसरा आपके यहाँ शांति ही फैला रहा है तो आप शांति के पुजारी कैसे बन सकते हैं, कितनी देर बने रहेंगे। अर्थात पहले आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था कीजिए, फिर आराम से आप शांति के पुजारी बनिए, चाहे जो बनिए। अगला नंबर है बच्चों, भारत की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। नेहरू जी ने भारत की जो छवि बना रखी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नेता के रूप में नेहरू जी उभर कर सामने आए थे, उससे भारत की प्रतिष्ठा काफ़ी आगे बढ़ गई थी, काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी। और 1947 और 48 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने जो प्रतिष्ठा कमाई थी, इस पराजय ने भारत की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का पहुंचाया। ठीक है, कहने का मतलब भारत की जो साख बनी हुई थी वो सब धूमिल हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए नेहरू जी की छवि से भारत को अपना नेता मानने वाले राष्ट्र चीन की ओर खींचने लगे। नेहरू जी ने जो अपनी अच्छी छवि बनाई थी, राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए थे। इन्होंने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे नीतियों को एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नए छाप के रूप में इन्होंने स्थापित किया था, तो उससे जो राष्ट्र अपना नेता मानते थे भारत को, अब जो है वो राष्ट्र चीन की ओर खींचने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कभी अगर आवश्यकता पड़ी मदद की दृष्टि से तो चीन के मुकाबले भारत हमारी मदद नहीं कर पाएगा। और वैसे भी जो है राष्ट्रों का या व्यक्तियों का एक स्वभाव होता है, शक्ति के सामने सभी झुकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत को आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं समरतांत्रिक ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हुई। इस युद्ध में भारत की पराजय ने जहां भारत के हथियार के घटियापन को प्रदर्शित किया, वहीं पर भारत को उन हथियारों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, अर्थात समय के अनुसार चलने की। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत की आवश्यकता हुई कि अब अत्याधुनिक हथियारों से भारतीय सेना को अगर सुसज्जित नहीं किया गया तो भारत के हित या भारतीय सीमाएं
या संपूर्ण भारत कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त समरतांत्रिक ट्रेनिंग। बच्चों, ये युद्ध भारत के लिए पहाड़ी युद्ध था, जिसमें भारत को ऊंचाइयों पर लड़ना पड़ा, वो भी नीचे से ऊपर चढ़ते हुए। ऐसी स्थिति में भारत को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत के पास पर्वतीय प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए, जिसे हम लोग पर्वतीय डिवीजन कह सकते हैं। तो भारत को पर्वतीय डिवीजन की आवश्यकता महसूस हुई। आधुनिक हथियार, यानी चीन के मुकाबले आधुनिक हथियार, और पर्वतीय युद्ध लड़ने के लिए, चीन की सीमाओं पर लड़ने के लिए, क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये सारे युद्ध लड़े गए, इसलिए पर्वतीय डिवीजन या पर्वतीय युद्ध कला प्राप्त और युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त सेना जिससे की आवश्यकता महसूस हुई, या ये महसूस हुई कि अपनी सेनाओं को पर्वतीय युद्ध कला की ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को इस बात का आफाफ भी हो गया कि अब हिमालय की चोटियां अजेय नहीं है। बच्चों, हिमालय की चोटियां अजेय तब थी जब युद्ध प्राचीन काल में हुआ करते थे। इतनी ऊंचाई तक कोई चढ़ नहीं पाता था, पर्वत की चोटियों पर कोई चढ़ नहीं पाता था, और सेनाओं की बात ले लीजिए तो सेनाएं इधर से उधर जा नहीं पाती थी। तो आज के वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग में ये कार्य जो है, अब जहाँ पर नए नए हथियारों के साथ साथ नए नए वाहन भी बन गए, जैसे देखा जाए हवाई जहाज, मिसाइलें, रॉकेट, आज के युग में अब हिमालय की चोटियां भी अजेय नहीं रही, क्योंकि इन सब को भी भेदा जा सकता है। ऐसा जो है चीनी युद्ध ने भारत को आफाफ दिला दिया कि ये पर्वतीय सीमाएं भी भारत की सुरक्षित नहीं हैं, अर्थात भारत की पर्वतीय सीमाओं को भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है बच्चों, ये संपूर्ण विश्व जो है इससे सिमट कर छोटा हो गया है, और भारत इससे अलग नहीं है। तो पर्वतीय सीमाएं आजकल के जो है, जैसे लड़ाकू विमान हो गए, हवाई जहाज हो गई, इसलिए पर्वतों पर चढ़ना जो है, पर्वतों से सेनाओं को पार करना, पर्वत की ऊंचाइयों से ऊपर से वायुयानों द्वारा यात्राएं करना बहुत सुगम हो गया है, इसलिए पर्वत की चोटियां अजेय नहीं हैं। अतः भारत को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि पर्वतीय चोटियों को भी सुरक्षित रखने के लिए अब उसको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर भी सेनाओं को लगाना पड़ेगा। और जिसके लिए भारत ने क्या प्रक्रिया प्रारंभ की, अगला वाला पॉइंट बच्चों बता रहा है कि भारत ने 5,000 करोड़ रुपए की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। उसके बाद भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने 5,000 करोड़ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। किसके लिए? रक्षा बजट के रूप में बच्चों, सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए, नए नए हथियारों को खरीदने के लिए, पर्वतीय ट्रेनिंग यानी पर्वतीय डिवीजन के गठन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक क्या कंडीशन थी? नेहरू जी का सिद्धांत यही था, हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। और देखा जाए तो उस समय नेहरू जी जो भी किए, उनकी दूरदर्शिता क्या अदूरदर्शिता नज़र आती है उसमें, उनके उस निर्णय में कि अगर हम जो है किसी से युद्ध नहीं करेंगे, संपूर्ण विश्व को शांति एवं मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। तो इस युद्ध ने नेहरू जी की इस भ्रांति को तोड़ दिया कि अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो ये उम्मीद मत करिएगा कि आप भले शांति के पुजारी हैं, आप भी सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे भारत ने क्या किया? कुल थल सेना की संख्या को बढ़ाकर 8,25,000 कर दी गई। बच्चों, वर्तमान समय में लगभग 12 लाख भारतीय फौज लड़ाकू दल मौजूद है, लेकिन उस समय अर्थात 1962 के युद्ध के बाद थल सेना की संख्या को बढ़ाकर 8,25,000 कर दी गई, और कुल
21 डिवीजनों में, अर्थात कुल 21 डिवीजन में इनको गठित कर दिया गया और इनमें से 11 डिवीजन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनाया गया। अर्थात 11 पर्वतीय डिवीजन जो पर्वतीय युद्ध कला में की ट्रेनिंग में कुशल थे, पर्वतीय युद्ध कला की ट्रेनिंग देकर उनको जो है पर्वतीय डिवीजन के रूप में परिवर्तित किया गया। तो थे बच्चों 11 डिवीजन, अर्थात अन्य क्षेत्रों में 10 डिवीजन, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 11 डिवीजन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत को अपने आधुनिक अस्तित्व को बनाए रखने की प्रेरणा मिली। आज भारत की सेना विश्व की चतुर्थ सेना है। बच्चों ये बात सत्य है कि वर्तमान समय में भारत की सेना विश्व में अमेरिका, रूस, चीन, इन तीनों के बाद चौथे नंबर की सेना है। और इस युद्ध ने वैसे भी भारत चीन युद्ध 1962 को भारत के लिए विपदा में आया वरदान कहा जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो जहां ये युद्ध जो है भारत के लिए एक वरदान ही साबित हुआ है कि समय रहते भारत की आंख खुल गई, पड़ोसियों पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये बात हमारे जो है नेहरू जी और हमारे भारतीयों के समझ में आ गई। जहां पर हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाकर इन्होंने भारत जैसे भाई के पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किया है, ये हर भारतीय की समझ में आ गया कि चीन जैसे राष्ट्रों पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अपनी बातों का नहीं हो सका वो कहाँ का होगा। 1954 में जो हुई पंचशील संधि उसको भी इसने भुला के रख दिया। अब क्या कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। ठीक है बच्चों, वैसे भी कहा जाता है कि अगर सेनाओं का रख रखाव, सेनाओं की व्यवस्था, सेनाओं की संख्या, यहाँ तक कि सेनाओं का आधुनिकीकरण और उनको भर्ती, सारी व्यवस्थाएं, सारा जो है इसका मैनेजमेंट, इसके लिए आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र की। बच्चों वैसे भी आर्थिक शक्ति को प्रतिरक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है, अर्थात बगैर आर्थिक शक्ति के, क्योंकि देखा जाए तो सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का आधुनिकीकरण, नए हथियारों का निर्माण, नए उपकरणों का निर्माण, वैसे भी आज जो है बच्चों आज के समय में रक्षा उपकरण बहुत ही महंगे हो चुके हैं। रक्षा पर ज़्यादा जो व्यय किया जाता है वैसे भी उसको निरर्थक माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रक्षा व्यय जो है ये भी एक निश्चित स्थिति में बनाए रखना पड़ेगा। एक निश्चित औसत से रक्षा बजट रखना होगा और अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होगा। ठीक है बच्चों, आर्थिक कहते हैं ना कि आज चूँकि महंगा हो गया है इसलिए सेनाओं का रख रखाव सब आर्थिक स्थिति पे निर्भर हो गया है। वैसे भी अर्थव्यवस्था को रक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, रक्षा की चौथी भुजा क्या है? अर्थव्यवस्था, क्योंकि आर्थिक स्थिति की मजबूती यानी फौज की मजबूती, सेना की मजबूती। चलिए आगे देखते हैं। तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाया गया, यानी तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण किया गया, अर्थात इतनी तेजी से सेना के आधुनिकीकरण में क्रांति आई कि नए नए हथियारों का प्रयोग, नए नए जलयान, युद्धपोत, नए नए लड़ाकू विमानों को भी कुछ खरीद कर प्रयोग किया जाने लगा, कुछ खरीद कर रखा गया अपनी सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए। बाकी अन्य के लिए DRDO जैसे संगठनों में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसे संगठनों को ये कार्य दे दिया गया कि ये रिसर्च वर्क से लेके हर प्रकार के लड़ाकू विमानों, जलयानों और भी युद्ध यंत्रों का निर्माण करे। ठीक, अर्थात तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों से सज्जित बनाया गया। अगला नंबर है, चीन की वायुसेना के डर से हमारी वायुसेना उड़ान नहीं भर सकी। बच्चों ये बात सत्य है कि भारतीय वायुसेना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो चीनी वायुसेना से अगर वो डर रही थी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चीन की वायुसेना भारत से ताकतवर ही थी, हर प्रकार की सेना भारत से ताकतवर थी। यही वजह है कि चीन की वायुसेना से डरकर हमारी वायुसेना ने
कोई उड़ान उनसे युद्ध करने के लिए नहीं भरी। हाँ, हमारी वायुसेना ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में अपनी सेनाओं की भरपूर मदद की। अंधेरे धुंध कोहरे में इतनी ऊंचाइयों पर उड़ना, फकरे मार्गों से जाना, पहाड़ियों के बीच से हवाई जहाज को प्रवेश कराना, ठीक है बच्चों, और अपने निश्चित स्थान पर अपनी सेनाओं को सप्लाई देना, ये कार्य जो है भारतीय वायुसेना के मनोबल की ओर इंगित करता है कि भारतीय वायुसेना काफ़ी जो है उच्च मनोबल से भरी हुई है और काफ़ी प्रशंसनीय कार्य और जो है कर सकती है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यही है कि भारतीयों सेनाओं की मदद इसने जो है बड़े ढंग से किया, भले ही इसने चीनी वायुसेना का प्रतिरोध नहीं किया। ठीक है बच्चों, चलिए, पड़ोसी पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। इस युद्ध ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि पड़ोसियों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास भी कीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता या यथार्थ से परिचित रहिए, यथार्थ को कभी दांव पे मत लगाइए। इसलिए बच्चों की आज के समय में जहाँ पर राष्ट्रीय हित या राष्ट्रों के लिए एक प्रकार से स्वार्थपूर्ण नीतियाँ जो है चल रही हैं, ऐसी स्थिति में किसी राष्ट्र का अपने संधियों को तोड़कर उल्टी सीधी हरकतें करना जायज़ है, कर सकता है वो। ठीक है बच्चों, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई कहकर चीन ने भाई की पीठ पर छुरा मारने का कार्य किया है, ऐसी स्थिति में भाई भाई पर भरोसा कहाँ से करें। अर्थात एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर विश्वास कैसे करे, जबकि आज के लगभग जो है 2000 लगभग 2300-2400 वर्ष पहले जो है आचार्य चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में इस बात का उल्लेख किया है कि पड़ोसी पड़ोसी का कभी मित्र हो ही नहीं सकता। फिर भी जो है हमारे नेहरू जी ने आंख बंद करके चीन के ऊपर भरोसा इस कदर कर लिया कि भाई ने आक्रमण भी किया भाई पर। भाई को पता काफ़ी समय बाद चला। भाई ने अर्थात चाइना ने आश्चर्यचकित करते हुए अचानक हमला किया, गुरिल्ला सिद्धांतों का पालन करते हुए। ठीक है, अचानक हमला किया और अचानक ही तेज गति से जब तक भारतीय सेना संभल पाती, इसको आर्डर मिल पाता, तब तक चीन जो है काफ़ी बड़े भूभाग पर भारत के कब्जा कर लिया और बाद में वहाँ से कुछ पीछे हटकर वापस चला गया। ठीक है बच्चों, तो इस युद्ध ने इस बात को भी केवल भारत को ही नहीं बच्चों, अगर देखा जाए तो यह संपूर्ण विश्व को इस बात का ज्ञान हो गया कि पड़ोसी राष्ट्रों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। ओ विद्वान ब्राह्मण कितना विद्वान रहा होगा जिसने आज से 2300 वर्ष पहले जो कुछ भी अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिख दिया है, आज भी वे सारी चीज़ें हकीकत में बदल रही हैं। बिल्कुल सामने दिख रहा है कि पड़ोसी का मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उन राष्ट्रों में सीमा विवाद बराबर बना ही रहेगा कहीं ना कहीं, या तो हद से अधिक जो है सज्जन या संतोषी हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बच्चों इसी में हम लोग पढ़ेंगे पंचशील समझौता। बच्चों पंचशील समझौता हम लोगों को इसके पहले पढ़ लेना चाहिए था, जब नेहरू जी और चाउ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ, जिसके 5 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्या है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए सम्मान की भावना। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब राष्ट्र खंडित ना हो, पड़ोसी राष्ट्रों में किसी ऐसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए जिससे उसकी अखंडता को खतरा पैदा हो और उसकी सर्वोच्च सत्ता जो है उसको जो है अपमानजनक लगे। अर्थात
एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए सम्मान की भावना हो, अर्थात ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए कि उसके सम्मान को और अखंडता को चोट पहुँचे। अर्थात कोई भी अलगाववादी कार्रवाई न की जाए, लेकिन चीन जैसा राष्ट्र कोई भी चीज़ है तोड़ने में माहिर तो है। चलिए बच्चों, अगला है अनाक्रमण। अनाक्रमण का मतलब होता है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, अर्थात भारत चीन पर और चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा नंबर है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। एक दूसरे के अंदर में जो भी मामले हैं, चाहे सैनिक कार्रवाई कर रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही वजह थी बच्चों कि तिब्बत पर अधिकार करते समय उसने जो है संपूर्ण तिब्बत को अपना बताकर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है बच्चों, अपना बताकर उस पर अधिकार कर लिया, और भारत और संपूर्ण विश्व इस बात के लिए कुछ कर पाते, भारत कुछ करता, इसके लिए उसने संधि कर रखी थी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। तो भारत ने सोचा कि तिब्बत उसका आंतरिक मामला है, भारत ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, भारत के लिए दिक्कत तो तब हो गई जब उसने भारत पर आक्रमण कर दिया, वही नहीं किया होता तो बाकी सब ठीक ही था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात एक दूसरे को हर समय अपने समान समझा जाए और पारस्परिक अपने एक दूसरे के लाभ के लिए हर समय प्रयत्नशील रहा जाए। ठीक। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे का अस्तित्व के लिए शांतिपूर्ण भावनाएं विकसित की जानी चाहिए। साथ में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण भावनाएं विकसित की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गए 5 सिद्धांत बिल्कुल पंचशील के। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर अब ये यहीं पर समाप्त होता है ये चैप्टर। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।